हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म द डायमंड एकेडमी। तो बेटा आज हम डेमो क्लास शूट करने वाले हैं और आपको आपके लिए डेमो क्लास आएगी और आपको जो आपके डेमो क्लासेस हैं वो बेटा आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगी और वो आपको आपके डायमंड एकेडमी के ऐप पर भी जा कर के मिलेगी। तो आप कहीं भी जा कर के डेमो क्लासेस को देख सकते हो और डेमो क्लासेस में आपको सामने दिख रहा होगा मैं कौन सा चैप्टर लेने वाली हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। 12th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर ही है, इसको ही हमने स्टार्ट किया है। तो बेटा देखो, अगर मैं आपसे पहले स्टार्ट करने से पहले थोड़ा मैं आपसे बात कर लूँ 2 मिनट कि किस तरीके से आपको रन करना है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि डेमो क्लासेस में हम लेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को और जो आपकी क्लासेस चलेंगी वो एग्जैक्टली बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से स्टार्ट होंगी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कंटिन्यू करेंगे। इस तरीके से हमारी फर्स्ट यूनिट रन होगी और उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है जो भी है जेनेटिक्स और सारी यूनिट वो एज इट इज़ रन होंगी जो आपका सीक्वेंस गिवन है। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो बेटा देखो, चैप्टर का नाम दिया हुआ है। चैप्टर में फर्दर डिटेल को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहूँगी आखिर के चैप्टर में जो नाम दिया है उसका मतलब क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका मतलब क्या है? वैसे तो सबको पता होगा कि हम फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो यही मैं आपसे अगर एक क्वेश्चन करूं, देखो उससे पहले मैं आपको एक सीक्वेंस बता दूं कि हम कैसे कैसे अपनी क्लासेस को हमेशा रन करेंगे। जो भी हमारे क्लासेस का सीक्वेंस होगा, चैप्टर का नेम और फिर आपको टुडेज गोल दिया हुआ होगा कि आज आप एग्जैक्टली पढ़ने क्या वाले हो। तो आज आप फ्लावर के बारे में पढ़ोगे, स्टेमन के बारे में पढ़ोगे और एंथर के बारे में पढ़ोगे। ये टॉपिक्स आज हमारी क्लास में कवर्ड होंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे वो आपको कल की क्लास में टुडेज गोल में मिल जाएंगे। इस तरीके से हमारा चैप्टर रन हुआ करेगा, ठीक है बेटा। तो देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब क्या है? अभी मैंने बोला बच्चों को पता होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब सबको पता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। लेकिन यही मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बेटा फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। चैप्टर में आगे रन करने से पहले आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते क्या हैं। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है। बच्चे बोलेंगे मैम जिन प्लांट्स में फ्लावर आता है उनको हम क्या बोलते हैं भाई? फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूँ फ्लावर आता है उनको फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, यू आर राइट, लेकिन उनको कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो होंगे। तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आपकी एनसीईआरटी ने एक टर्म यूज़ किया है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए और वो टर्म है बेटा एंजियोस्पर्म। क्या टर्म है? एंजियोस्पर्म। तो आपको पता होगा 12th क्लास 11th क्लास में पढ़ के आए हो प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म के बारे में। तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं बेटा उनको ही हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी ऐसे प्लांट जिन पर फ्लावर आता है। दूसरी चीज़, इनका जो करेक्टर है एग्जैक्टली करेक्टर क्या है वो है बेटा कि ये क्या होते हैं? सीड बियरिंग होते हैं। क्या होते हैं? सीड बियरिंग, यानी इन पर क्या आता है बेटा? सीड आता है। सीड बियरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आई होप सबको क्लियर होगा फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। अब इन फ्लावरिंग प्लांट्स में ही बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो उससे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ें हम आगे कि किस तरीके से क्या क्या मिलता है। पहले मैं थोड़ा ना आपको बताती हूँ कि फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर मिलता है, तो फ्लावर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, फ्लावर के बारे में डिस्कस करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लावरिंग प्लांट्स के किस पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो कोई मुझे आंसर करेगा? बताओ किस पार्ट में होता है। तो आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा किसके अंदर? फ्लावर के अंदर। किसके अंदर होता है बेटा? फ्लावर के अंदर। अगर मैं आपके लिए एक स्टेटमेंट यूज़ करूँ, स्टेटमेंट है, देखो ध्यान से, कि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। फ्लावर क्या है बेटा? एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है। रिप्रोडक्टिव यूनिट इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में, या फिर मैं कह सकती हूँ एंजियोस्पर्म्स में रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या है इन फ्लावरिंग प्लांट्स?
क्या है बेटा, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो यानी हम जहाँ भी रिप्रोडक्शन की बात करेंगे वो सब किसके अंदर बात करेंगे बेटा, फ्लावर के अंदर। किसके अंदर बात करने वाले हैं, फ्लावर के अंदर। जो भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, सारी चीज़ें, फर्टिलाइजेशन होना हो, जो भी होगा वो सब कहाँ होगा, फ्लावर के अंदर की बात करेंगे हम। तो पहले मैं आपको थोड़ा फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बात करती हूँ। जब हमें फ्लावर ही जानना है तो हमें पहले किसके बारे में बात करनी चाहिए, फ्लावर की स्ट्रक्चर, कि एग्जैक्टली फ्लावर होता क्या है। अच्छा, उससे पहले फ्लावर के स्ट्रक्चर से पहले एंजियोस्पर्म की बात कर रहे थे, फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो एक बार मैं आपको फ्लावरिंग प्लांट्स ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या क्या मिलता है। तो देखो क्या क्या मिलेगा। ये आपका कोई फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें आपको देखने को मिलेगी बेटा रूट, फिर इसमें आपको क्या मिलेगी, स्टेम, ठीक है, यस यू आर राइट, शूट ये भी कह सकते हो, ठीक है। फिर और इसमें क्या मिलेगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी, यानी लीफ मिलेंगी। बताओ, यानी लीफ देखने को मिलती है फ्लावरिंग प्लांट्स में। एग्जाम्पल आप अपने आसपास देखते हो, नीम है, मैंगो है, बनाना ट्री है, बहुत सारे पेड़ आप अपने आसपास देखते हो, सब क्या हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। इसके बाद इसमें क्या मिलेगा आपको, फ्लावर देखने को मिलेगा बेटा। क्या मिलेगा, फ्लावर। और ये जो फ्लावर है यही क्या है, आपकी रिप्रोडक्टिव यूनिट। क्या है बेटा, यही आपकी रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो अगर मैं आपसे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करूं तो मैं यही आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ साइड में। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की हम बात करते हैं, चलो। तो इसमें बेटा क्या क्या मिलता है, आपने कभी फ्लावर, देखो किसी भी फ्लावर को तोड़ोगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा देखने को। सबसे पहले तो एक आपको मिलेगी वहाँ पर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से। दिस इज द स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, पैडिकल। क्या मिलेगी बेटा, पैडिसल बोलो, पैडिकल बोलो, दैट इज योर चॉइस। कुछ बच्चे कुछ पैडिसल बोलते हैं। तो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पैडिसल या पैडिकल। इसके बाद एक फूला हुआ सा पार्ट मिलता है ग्रीन कलर का, दैट इज कॉल्ड थैलेमस। 11th क्लास में पढ़ के आए हो, सबको पता होना चाहिए इस स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर बेटा क्या मिलता है देखने के लिए, थैलेमस। फिर उसके बाद में आपको एक ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर मिलेगी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दिस काइंड, जो फ्लावर को बड स्टेज में क्या करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है। दीज आर कॉल्ड सैपल्स। उन्हें हम बेटा क्या बोलते हैं, सैपल। क्या मिलेगी फिर आपको देखने के लिए, सैपल मिलेगी। उसके बाद बेटा क्या मिलेगा फ्लावर में, फिर कलरफुल स्ट्रक्चर्स मिलती हैं इस तरीके से, यानी पेटल्स। पेटल्स मतलब जो फ्लावर की क्या होती हैं, पंखुड़ियाँ, ठीक है। तो उन्हें हम बेटा क्या बोल देते हैं, पेटल्स, जो कलरफुल स्ट्रक्चर हैं। उसके बाद आपको क्या मिलेगा देखने को, देखो ध्यान से। उसके बाद कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगी, और इस तरीके के स्ट्रक्चर को बेटा हम बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन, या इसका दूसरा नाम क्या होगा बेटा, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम ये क्या है, ये है आपकी मेल पार्ट। ये क्या है आपका, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है बेटा, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यस। और उसके बाद में फिर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है इस तरीके से, और वो होती है बेटा आपकी क्या, कार्पल। क्या होती है बेटा, और इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हो, पिस्टिल। क्या कह सकते हो, पिस्टिल, या फिर इसको और क्या कह सकते हो, गाइनोसियम। और ये क्या है आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या है बेटा, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बोलो क्लियर है सभी को, क्या इसमें कोई डाउट है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में। मैंने क्या बोला, अगर हम किसी भी फ्लावरिंग प्लांट की बात करेंगे एंजियोस्पर्म की, तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए कि ये सब देखने को मिलेगा। और फ्लावर की अगर हम बात करें तो वो क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर मिलती है नीचे, दैट इज कॉल्ड पैडिकल। फिर थैलेमस मिलेगा, फूला हुआ सा पार्ट ग्रीन कलर का। उसके बाद एक ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी, दैट इज कॉल्ड सैपल। सैपल बेटा क्या करती है, जब फ्लावर बड स्टेज में होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद आपको एक कलरफुल पार्ट मिलेगा, जैसे जिन्हें हम फ्लावर की पत्तियां या पंखुड़ियां कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड पेटल। कलरफुल पार्ट होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ कलरफुल, ठीक है, OUR,
कलरफुल पार्ट होता है पेटल। उसके बाद मिलेगी आपको स्टेमन इस तरीके से, और उसका दूसरा नाम एंड्रोसियम। उसको बेटा ये क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और उसके बाद आपको कार्पल पिस्टिल गाइनोसियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बोलो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब हम बेटा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब मैं आपसे कहती हूँ कि ठीक है, एंजियोस्पर्म पर फ्लावर आता है, और इस टॉपिक के बारे में एनसीईआरटी ने भी बात की है। एनसीईआरटी ने भी बात की, बताएंगे क्या बोला है एग्जैक्टली। लेकिन उससे पहले मैं क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहती हूँ कि जो फ्लावर आता है, ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि हाउ डज दिस फ्लावर डेवलप, ये फ्लावर आकर डेवलप कैसे होता है, बताओ मुझे कैसे आखिर फ्लावर आता है। बोलो आइडिया है किसी को? एनसीईआरटी पढ़ते हो अच्छे से? नहीं मैम, एनसीईआरटी को तो हम खोलते ही नहीं, रेफरेंस की तरफ जाते हैं। देखो बेटा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं हाउ डज फ्लावर डेवलप, तो इसका आंसर एनसीईआरटी ने बड़े अच्छे से लिखा है कि पहले क्या होगा। अगर मैं इसको चलो ह्यूमंस के साथ कंपेयर करके बताती हूँ, फ्लावर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। अगर मैं ह्यूमंस के साथ कंपेयर करूँ तो ह्यूमंस कब अपनी रिप्रोडक्टिव एज पर पहुँचते हैं, बताओ मुझे? जब उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, होता है ऐसा, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तब वो अपनी एग्जैक्टली रिप्रोडक्टिव एज पर पहुंचते हैं। रिप्रोडक्टिव एज पर जाकर के यानी कैपेबल होते हैं यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए। सिमिलरली बेटा फ्लावर में होता है कि पहले क्या आएंगे, प्लांट में क्या होंगे, कुछ हार्मोनल चेंजेस। अगर मैं इसका आंसर की बात करूं तो क्या होगा, फ्लावर डेवलप होता है ड्यू टू द, किसकी वजह से, किसकी वजह से, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होगा बेटा, जो आपकी वेजिटेटिव वर्ड होती है यानी जो फ्लोरल वर्ड होती है वो एग्जैक्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्लावर में। यानी वेजिटेटिव वर्ड, वेजिटेटिव जो वर्ड होती है वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट इनटू किस में बेटा, फ्लावर में। तो बताओ पता चला किस तरीके से फ्लावर डेवलप होता है। आप कहोगे मैम ये कहाँ दिया है एनसीईआरटी में, तो फ्लावर का जहाँ स्ट्रक्चर बनाया है ना, उसके नीचे वाला प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस से नीचे जो लाइन दी गई है पढ़ के देखना, वहाँ पर यही लिखा है कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है, वेजिटेटिव वर्ड कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फ्लावर में। एक्चुअल में फ्लावर तब डेवलप होता है। बोलो क्लियर है ये सभी को? ओके बेटा। अच्छा, अब आपको नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। उससे पहले एनसीईआरटी ने एक बड़ी अच्छी सी लाइन बोली है कि जो फ्लावर हैं, फ्लावर क्या है, एक फैस्किनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का। देखो मैंने बोला था एंजियोस्पर्म मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लावर है बहुत फैस्किनेटिंग ऑर्गन है, मतलब एक बहुत अट्रैक्टिव सा पार्ट है जो किसी भी इंसान को, किसी भी इंसेक्ट को, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करता है, और उसको हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। फ्लावर आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक्स, सोशल, रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू। यानी जो फ्लावर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। वैलेंटाइन डे याद करो, हैं कुछ ऐसा ही है बेटा, पढ़ाई कर लिया करो, अभी से ज़्यादा वैलेंटाइन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी महीने हैं, ठीक है। तो फ्लावर किस लिए यूज़ होता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर हमें रिलीजियस प्लेसेस पर पूजा पाठ के लिए, देखो गणेश जी पर चढ़ा रखे हैं फ्लावर, तो भगवान पे चढ़ाने के लिए। कहीं डेथ हो जाती है तो वहाँ भी हम क्या चढ़ाते हैं, पहले फ्लावर चढ़ाते हैं, ठीक है। और किसी भी चीज़ को अट्रैक्टिव बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है, गार्डन पार्क वगैरह देखे होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स लगा देते हैं, तो बहुत जगह यूज़ होता है फ्लावर्स का, ठीक है। बहुत एक अट्रैक्टिव सी चीज़ है, फैस्किनेटिंग ऑर्गन है। अब देखो हम बात करते हैं फ्लावर की। अच्छा, इस पर स्लाइड पर जाने से पहले मैं आपको एक लाइन लिख के दिखाती हूँ। फ्लावर में हमने क्या बात की थी, हमने भी फ्लावर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। फ्लावर में हमने क्या देखा, देखो मैं एक बार फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, तुम्हें समझना है, ध्यान से, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमने बोला था इसमें पैडिसल होती है, थैलेमस होता है, उसके बाद क्या मिलता है, ग्रीन कलर की एक क्या मिलती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सैपल, वेरी गुड, सैपल मिलती है। अगर तुम लोगों का ध्यान कहीं और है तो सामने बोर्ड पे लेके आओ, कहीं और नहीं देखना, मम्मी की तरफ नहीं देखना, मम्मी क्या कर रही है, भाई क्या कर रहा है, ठीक है। घर में बैठे हो आराम से, मम्मी काम कर रही है तो उनकी तरफ देख रहे हो, पढ़ने पे ध्यान नहीं है। तो फिर उसके बाद क्या मिलता है बेटा, पैटल, देन क्या मिलता है, बोलो जल्दी से, स्टेमन, एंड देन पिस्टिल, वेरी गुड। फिर क्या मिलता है बेटा, पिस्टिल। क्लियर है सबको, स्टेमन और पिस्टिल, या फिर कह सकते हो कार्पल, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं
अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, फ्लावर में एग्जैक्टली 4 वर्ड्स मिलते हैं, फ्लावर में एग्जैक्टली 4 वर्ड्स मिलते हैं बेटा, और वो 4 वर्ड्स क्या है, मैं लाइन से लिखती हूँ। सबसे पहले क्या, सेपल, फिर पेटल, देन स्टेमन एंड देन कार्पल। ठीक है, इतना सबको समझ में आया। 4 वर्ड्स मिलते हैं और इनका सीक्वेंस भी बेटा यही होता है, सीक्वेंस में ही याद रखना होता है जनरली जब आप 11th में मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो तो। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, अगर मैं आपसे बोलूं कि स्टेमन एंड कार्पल, दीज आर स्टेमन एंड कार्पल, दीज आर असेंशियल ऑर्गन्स। ये क्या है बेटा, असेंशियल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, फ्लावर के अगर आपसे कोई पूछे फ्लावर में असेंशियल पार्ट कौन सा है, तो स्टेमन एंड कार्पल। मतलब क्या है कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब क्या है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर के अंदर, ये क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। और वहीं मैं आपको अगर बोलूं, वहीं मैं अगर आपको बोलूं, कौन सा कलर हमने यूज़ नहीं किया, ग्रीन कर लिया, चलो आज ब्लू कलर ट्राई करते हैं। वहीं अगर मैं आपको बोलूं कि पेटल एंड सेपल, सेपल एंड पेटल, ये दोनों बेटा आपके क्या हैं, सेपल एंड पेटल, ये हैं दोनों आपके एक्सेसरी ऑर्गन्स। क्या हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स। समटाइम्स देखो मैं क्यों बता रही हूँ, आपकी एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है कि ये क्या है, एक्सेसरी है या एसेंशियल है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चंस फ्रेम होंगे वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे कि आपको स्टेमन कार्पल की जगह ना बोल दिया जाएगा कि एसेंशियल ऑर्गन्स, वर्ड यूज कर दिया जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अब ये क्या कह रहा है। इसीलिए पहले से याद रखो, स्टेमन कार्पल क्या है, एसेंशियल ऑर्गन, सेपल और पेटल क्या है, एक्सेसरी ऑर्गन्स। बोलो क्लियर है सबको। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। देखो इससे पहले चार्ट की फॉर्म में आपको दिखाया है, एक बार देख लो, पढ़ा दिया है वैसे तो सारा, पर ओवरव्यू। फ्लावर है, फ्लावर में नॉन एसेंशियल ऑर्गन होते हैं यानी एक्सेसरी ऑर्गन। ठीक है, नॉन एसेंशियल मतलब एक्सेसरी मतलब क्या, सेपल और पेटल। बताया अभी, देखो बैक स्लाइड में, एक्सेसरी, सेपल, पेटल मतलब नॉन एसेंशियल, और इनका दूसरा नाम कैलिक्स और कोरोला। वहीं रिप्रोडक्टिव वर्ड यानी एसेंशियल ऑर्गन्स मतलब क्या है, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, बता दिया था। एंड्रोसियम मतलब स्टेमन, गाइनोसियम मतलब कार्पल। बोलो किसी को डाउट है, सब समझ आया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आगे देखो, स्ट्रक्चर दिखाया है फ्लावर का, मैंने एग्जैक्टली बना के दिखा दिया था, पेडिसिल याद करो। उसके बाद थैलेमस मिलता है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल। फिर उसके बाद में बेटा आपको दिखा रखी है पेटल्स, और उसके बाद ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या दिखा रखी है, स्टेमन। और उसके बाद में ये बीच में जो स्ट्रक्चर दे रखी है ग्रीन सी, ये क्या है आपकी पिस्टल या फिर कह सकते हो कार्पल। बोलो क्लियर है सबको, पूरा स्ट्रक्चर याद है फ्लावर का, अपनी एनसीईआरटी में भी देखना, सिमिलर ड्रॉ है और सब आपको क्लियर होगा। अच्छा, अब इससे पहले अब हमें क्या करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने फ्लावर की पूरी इंफॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट कर ली, ठीक है। अब उस फ्लावर में हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ना है। हमें ये भी पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल पार्ट कौन सा है और फीमेल पार्ट कौन सा है। तो बेटा इसको ह्यूमन से कंपेयर करो एक बार। क्या ह्यूमन में पहले प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस आते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन अगर क्या प्लांट्स में बताती हूँ, चलो एग्जैक्टली कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उससे पहले 3 स्टेप्स होंगे। 3 स्टेप्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। एग्जैक्टली क्या क्या होगा कि सबसे पहले तो तुम पढ़ोगे प्री फर्टिलाइजेशन। एनसीईआरटी खोल के देखना, सबसे पहला पेज फ्लावर के नीचे ना प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस ही लिखा है एनसीईआरटी ने, कि फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले चेंजेस क्या क्या हैं उनके बारे में पढ़ना है। फिर तुम फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे और उसके बाद फर्टिलाइजेशन से नेक्स्ट टॉपिक आपको लिख रखा है हेडिंग बना के, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ठीक है। तो हम 3 स्टेप में पढ़ते हैं इसको पूरा। क्या क्या, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, 3 स्टेप्स। चलो मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, वरना तुम लोगों को प्रॉपर नोट्स भी नहीं बनाने आएंगे। क्या क्या है देखो, प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस से पहले 3 स्टेप्स में फर्टिलाइजेशन होता है, और वो क्या क्या हैं 3 स्टेप्स। फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, सेकंड आपको फिर जो कंप्लीट करना है, कवर करना है, फर्टिलाइजेशन के बारे में आप पढ़ोगे, ठीक है।
और उसके बाद में फिर पोस्ट, यानी प्री मतलब पहले फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले चेंजेस, फिर फर्टिलाइजेशन और तब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले चेंजेस के बारे में पढ़ोगे। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है? सेकेंड और थर्ड, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अब हम बेटा सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस के बारे में। देखो लिखा भी है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स होंगे और क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनेंगी, तो वो देखते हैं। तो हम बेटा स्टेमन की बात कर रहे थे, हमें अब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या डिस्कस करना है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उससे बनने वाले गैमेट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और उससे बनने वाले गैमेट्स। ठीक है, पहले हम इनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या होगा? देखो फर्टिलाइजेशन कब होता है? जब गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, लेकिन गैमेट्स के फ्यूज़न से पहले गैमेट्स का बनना ज़रूरी है। बोलो गैमेट्स का बनना ज़रूरी है, तो वो सब हम प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस में बनेंगे। गैमेट्स कहाँ बनेंगे, उन स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अब आपकी एनसीईआरटी ने पहले लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन एंड एंथर। ठीक है, तो याद करो, अब मैं आपके लिए फिर से एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ कि हमने ये फ्लावर बनाया था, इस पर इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाई थी, याद है? स्टेमन लिखा था। इस स्टेमन को ही हमें क्या करना है बेटा? डिस्कस करना है। क्या करना है? इसको स्टडी करना है। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से मेरी बात, अगर मैं स्टेमन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं आपके लिए, किसका? स्टेमन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो देखो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ये स्टेमन है और इस पर एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर मिलती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, नीचे ये थैलेमस था, याद करो, कुछ ऐसा मिलता है, याद करो। मैंने जो शॉर्ट में बनाया है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो ये आपका क्या है? ये है आपका एंथर। ठीक है, ये क्या है? एंथर। चलो इसको थोड़ा सही से बनाते हैं, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मैम ये क्या किया। तो ये है आपका क्या? एंथर, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, और ये आपका पूरा पार्ट क्या है बेटा? फिलामेंट। क्या है ये? फिलामेंट। तो फिलामेंट क्या होता है? एक, चलो अब इतना समझ आया, बाद में पढ़ेंगे फिलामेंट के बारे में। अगर मैं स्टेमन की बात करूं तो एंथर और स्टेमन दोनों को मिला के क्या, एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के क्या बन जाता है बेटा? ये पूरा स्टेमन। बोलो क्लियर है सबको? स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन क्या क्या मिलेगा? एंथर और फिलामेंट। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस करते हैं हम? फिलामेंट के बारे में। किसके बारे में बेटा? फिलामेंट। देखो अगर तुम लोगों ने ऐसे ही बैठ गए हो पढ़ने, ठीक है, तो एक काम कर लो, क्लास को बंद कर दो और जाके चुपचाप पहले अपने बैग से एनसीईआरटी निकालो, अपने प्रॉपर रजिस्टर निकालो, पेन निकालो, और तब एनसीईआरटी खोल के तब पढ़ना है, क्योंकि मैम तुम्हारा एनसीईआरटी फॉलो करेंगे और जो भी मैं पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी की लाइंस के साथ मैच करते जाइएगा बेटा। एक एक लाइन क्लियर कराऊंगी मैं तुम्हारी, एक भी लाइन नहीं छोड़ेगी, तुम्हें सब चीज़ का मतलब समझ आएगा कि एग्जैक्टली मैम ने पढ़ाया क्या है। लेकिन कंडीशन है अपने आगे एनसीईआरटी खोल के रखनी है, बिना एनसीईआरटी के मेरी क्लास में पढ़ने मत आना, ठीक है। तो हम बात करते हैं फिलामेंट के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? फिलामेंट। देखो बेटा, अगर मैं फिलामेंट की बात करूं, अभी लिखा मैंने, क्या होता है एक, बोलो जल्दी से, याद करो, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, या फिर आपकी एनसीईआरटी ने बोला है सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। सिलेंडर जैसी स्ट्रक्चर है, सिलेंडर के लिए यही वर्ड यूज किया है। सिलेंडर स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से, देखो ध्यान से, बोलो ये क्या है आपका? फिलामेंट, ठीक है। अब नीचे थैलेमस पे ध्यान मत देना कि मैम किस तरीके से बनाया है, आपको ध्यान किस पे देना है? सिर्फ फिलामेंट पे। इसको हटा ही देते हैं। एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है क्या? फिलामेंट। अब सुनो ध्यान से, एनसीईआरटी ने एक लाइन यूज़ की है, अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे, कि बेटा हर एक प्लांट में, ठीक है, जो फिलामेंट है फ्लावर के अंदर, उसकी लेंथ वेरिएबल होती है। ऐसा कोई मैटर नहीं है कि हर एक प्लांट में हर एक फिलामेंट की लेंथ सेम होगी, नॉट एट ऑल। हर एक प्लांट में हर एक फिलामेंट की क्या होती है? फ्लावर के अंदर जो फिलामेंट मिलता है उसकी लेंथ वेरिएबल होती है। क्या होती है बेटा? लेंथ वेरिएबल। आप नीम का उठाओगे, ठीक है, तो वहाँ फ्लावर में जो फिलामेंट है उसकी कुछ अलग होगी, मैंगो के में कुछ अलग होगी उसकी लेंथ फिलामेंट की, हिबिस्कस का जो है उसमें कुछ और लेंथ होगी। इस तरीके से जो फिलामेंट की लेंथ है, मैं लिख देती हूँ क्लियरली, जो फिलामेंट की लेंथ है
वो क्या करती है बेटा, लेंथ ऑफ फिलामेंट, लेंथ ऑफ फिलामेंट वेरी, क्या करती है बेटा, वेरी करती है, ठीक है। अब उसके बाद देखो एनसीईआरटी ने एक और टर्म यूज किया है, ध्यान से सुनना है मेरी बात को, कि फिलामेंट में ना दो रीजन होते हैं, फिलामेंट में दो रीजन होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल रीजन, अगर आप सही से पढ़ोगे तो पता चलेगा, अगर सही से एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो ऐसा कुछ पता ही नहीं चलेगा। और बेटा बोर्ड में एमसीक्यूज में ना क्वेश्चन किसी भी चीज़ के ऊपर बन सकता है, तो लाइटली नहीं लेना कि ये तो बहुत ऐसी लाइन है, इनका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है। एमसीक्यूज में तुम उठा के दिखा सकते हो एग्जैक्टली इन क्वेश्चंस, इन लाइंस के ऊपर जो मैं समझा रही हूँ, ठीक है। तो एक होता है फिलामेंट में प्रॉक्सिमल रीजन, एक होता है बेटा डिस्टल रीजन, लिखा है एनसीईआरटी ने जस्ट ए फिलामेंट के नीचे डिस्टल रीजन। अगर मैं प्रॉक्सिमल रीजन की बात करूं तो ये कौन सा रीजन होता है, सुनो मेरी बात ध्यान से। प्रॉक्सिमल रीजन कहाँ होगा, वो रीजन होता है जो अटैच होता है नीचे से फिलामेंट थैलेमस से। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, प्रॉक्सिमल मतलब पास वाला, तो जो थैलेमस के पास होगा रीजन उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल रीजन। तो ये कौन सा रीजन है, रीजन नियर टू थैलेमस, जो थैलेमस के पास वाला रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल। और उसका जस्ट वर्ड है डिस्टल, डिस्टेंस वाला रीजन, यानी ये क्या है, किसी डिस्टेंस पे होगा थैलेमस से, यानी किससे अटैच होगा, एंथर से बेटा। ये किससे अटैच होता है ये वाला रीजन, एंथर से, तो अटैच टू एंथर। बोलो क्लियर है सबको, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। फिलामेंट सबको क्लियर हुआ, फिलामेंट में क्या क्या है, यही आपको पढ़ना है फिलामेंट में कि फिलामेंट की लेंथ वेरी करती है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, दो रीजन मिलते हैं, एक डिस्टल और एक प्रॉक्सिमल। क्लियर है बेटा। अब चलते हैं, देखो यहाँ एक बार देख लो, फिलामेंट के बारे में हो गया बेटा, गिव मी अ मिनट। देखो स्टेमन की बात करें, स्टेमन और माइक्रोस्पोरोफिल मेल सेक्स ऑर्गन ये पढ़ने वाले हैं। स्टेमन क्या करता है, दो पार्ट कंसिस्ट करता है। देखो अभी मैंने आपको बताया क्या क्या, फिलामेंट एंड एंथर, ठीक है। एंथर देखो ये मैंने बताया था एक मोटा सा स्ट्रक्चर होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एंथर। और ये क्या है, स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर बना रखी है, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। सबको क्लियर है। अब देखो अब हम पढ़ने वाले हैं एंथर के बारे में। फिलामेंट क्लियर हो गया, अब हमें क्या पढ़ना है, एंथर। स्टेमन में दो ही चीज़ तो मिलती थी, इस तरीके से ये क्या है, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट क्लियर है। अब हमें किसके बारे में डिस्कस करना है बेटा, एंथर के बारे में। तो एंथर के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं एंथर के बारे में कुछ लाइन लिखती हूँ और उनका मतलब फिर आपको समझना है। अगर मैं एंथर की बात करूँ तो एंथर है क्या एग्जैक्टली, गिव मी अ मिनट, ओके। एंथर है क्या एग्जैक्टली, इट इज बाइलोब्ड, मेरे वर्ड्स को मेंशन करना, ये क्या है बेटा, बाइलोब्ड, ठीक है। इट इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ये एक बाइलोब स्ट्रक्चर है। इसके बाद मैं एक पॉइंट लिखती हूँ, पॉइंट है ईच लोब हैज टू थीका। हर एक लोब में बेटा कितने मिलते हैं, दो थीका मिलते हैं। दैट मीन क्या होता है, डाइथीकस। दैट मीन क्या होता है, डाइथीकस होता है, ठीक है। डाइथीकस कैसे, पर लोब। ऐसा मत कर देना कि तुम डाइथीकस डायरेक्टली बोल देते हो कि इस डाइथीकस है, एंथर इज डाइथीकस। एंथर इज डाइथीकस नहीं होता, ईच लोब हैज टू थीका, यानी हर एक लोब डाइथीकस होता है, ठीक है। उसका लो अभी समझाऊंगी, सुनना ध्यान से। डाइथीकस पर थीका, पर लोब। एक लाइन मैंने ये लिखी है। उसके बाद मैं लिखती हूँ कि एंथर क्या होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। अब सुनो ध्यान से, मतलब क्या है इन सभी वर्ड्स का। अच्छा इसमें एक लाइन और ऐड कर देते हैं, फिर समझाती हूँ। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ये नोट्स की वजह से मैं आपको इस तरीके से लिख रही हूँ ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सेपरेट ईच थीका, हर एक थीका को कौन सेपरेट करता है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो ध्यान से, ये एंथर है, एंथर का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ।
एंथर का बेटा क्या करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से होता है। वेट, इट्स नॉट अ प्रॉपर डायग्राम, देखो ध्यान से। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एंथर। जब आप एंथर का ऊपर से इस तरीके से ट्रांसफर सेक्शन में इसको काटोगे, एंथर को ऊपर से इस तरीके से ट्रांसफर सेक्शन में काटोगे, तो कुछ आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। और इसमें मैंने क्या क्या बोला है, अब इन लाइंस को देखना। पहली लाइन मैंने बोली है एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। तो देखो पहले तो मैं समझाती हूँ तुम्हें इधर से। मैंने पहली लाइन क्या बोली है, एंथर इज बाइलोब, यानी फर्स्ट लोब तो ये हो गया और सेकंड लोब ये हो गया। तो एंथर बेटा क्या है, बाइलोब्ड। क्या है, बाइलोब्ड। अगर मैं यहाँ से आपको शो करूँ तो देखो एक लोब तो ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया, तो एंथर क्या हो गया, बाइलोब स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, सबसे पहली लाइन। फिर मैंने बोला ईच लोब हैज़ टू थीका। अब देखो एक लोब तो ये है और एक लोब ये है आपका। तो ये जो लोब है आपका, जो पहला वाला लोब है, इसमें बेटा एक थीका तो आपको देखो यहाँ मिलेगा और एक आपको यहाँ मिलेगा इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ पर एक थीका, एक यहाँ पर थीका। एग्जैक्टली ना इसको इस तरीके से ड्रॉ नहीं करते, इसलिए ये मत सोच लेना कि मैम ने एग्जैक्टली क्या बना दिया। देखो मैं फिर से समझाती हूँ आपको, कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। मैंने क्या बोला, एंथर इज बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। तो देखो एक लोब तो ये हो गया, अब देखो दूसरा लोब, दूसरा लोब ये हो गया, बाइलोब स्ट्रक्चर हो गई। अब मैंने कहा हर एक लोब में दो थीका होते हैं, तो एक थीका यहाँ पर प्रेजेंट होगा, एक यहाँ पर। एक लोब में दो और एक लोब में दो, तो एंथर क्या है, डाइथीकस होता है पर लोब, यानी हर एक लोब में दो थीका। और उसको हमने क्या बोल दिया, डाइथीकस। क्या बोल दिया बेटा उसको हमने, डाइथीकस। बोलो क्लियर है सबको। अब मैंने क्या बोला, टेट्रास्पोरेंजिएट। सुनना मेरी बात ध्यान से, लिखा है एनसीईआरटी ने। अगर मैं आपसे कहूँ, देखो हाँ, कि टेट्रास्पोरेंजिएट का क्या मतलब है, तो बेटा हर एक थीका में ईच थीका हैज वन माइक्रोस्पोरेंजियम। ईच थीका, देखो एक थीका ये वाला है पूरा पार्ट, इस एक थीका में क्या मिलेगी, एक माइक्रोस्पोरेंजियम। दूसरे थीका में क्या मिलेगी, दूसरी माइक्रोस्पोरेंजियम। अच्छा थीका का मतलब क्या है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, मतलब लेयर लाइक स्ट्रक्चर। देखो इस तरीके से है पूरा पार्ट, यहाँ तक का ये पूरा पार्ट। अगर नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझो, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हाथ है, डाइथीकस है, बाइलोब्ड है, इसमें इस तरीके से, ठीक है। तो ये दिख रहा है एक थीकस यहाँ पर और एक थीकस यहाँ पर। तो हर एक थीका में क्या मिलेगी, ईच थीका हैज वन स्पोरेंजिया। ये क्या है, माइक्रो स्पोरेंजियम। क्या होता है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ और एक ये यहाँ। तो टोटल कितनी माइक्रोस्पोरेंजियम हो गई, 4। कितनी हो गई, 4। बोलो क्लियर है। इसीलिए हमने क्या बोल दिया, टेट्रास्पोरेंजिएट। एंथर को क्या बोल दिया बेटा, टेट्रास्पोरेंजिएट, क्योंकि 4 हो गई टोटल मिला के। ठीक है, दोनों इधर दोनों थीका में, इधर दोनों थीका में, टोटल माइक्रोस्पोरेंजियम 4, मतलब टेट्रास्पोरेंजिएट है। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, चलो दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे बेटा ये ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है सबको, कुछ इस तरीके से, देखना ध्यान से। ये जो ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। और इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव का काम क्या करता है, ये सेपरेट करता है, सेपरेट ईच थीका, यानी हर एक लोब में हर एक थीका को, ये मान लो एक थीका यहाँ तक था, दूसरा थीका यहाँ तक है, यहाँ तक था, चलो अब इसी कलर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों थीका को सेपरेट करने के लिए क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से। अभी मैंने 2 थीका बताए थे, तो ये जो मेरे थंब हैं, थंब दिख रहे हैं, दोनों अटैच हैं, इस तरीके से मैंने कर दिया। तो ये दोनों थंब जो है मेरे क्या हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव की तरह के। इस वाले थीका को और इस वाले थीका को बेटा ये क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं। तो बोलो ये चारों लाइन का मतलब समझ में आया सबको, ये चारों लाइन क्लियर हुई। एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर है, हर एक लोब में, ईच लोब में क्या होंगे बेटा, अच्छा यही बना के दिखा देती हूँ अब मैं, देखना सुनना ध्यान से थोड़ा सा। चलो एक और स्लाइड ऐड करते हैं तब दिखाते हैं।
मैंने क्या बोला, ये एंथर है, ठीक है, ये दो लोब हो गए, बाइलोब स्ट्रक्चर है, और इसी में और अच्छे से करती हूँ क्लियर, रुको। देखो मैंने बोला ये क्या है, एंथर है इस तरीके से, ठीक है, ये फिलामेंट है, इस पे क्या है, बाइलोब स्ट्रक्चर है, दो थीका यहाँ पर है, दो थीका यहाँ पर है, उनके अंदर क्या है, हर एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो टेट्रास्पोरेंजिएट हो गया। इसको सेपरेट करने के लिए इधर भी और इधर भी क्या प्रेजेंट है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। बोलो क्लियर है, सबको समझ आया मैंने क्या समझाया? अब चलो एक बार एनसीईआरटी के साथ टैली कर लेते हैं जो भी आपने पढ़ा है। देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी की, बेटा देखो यहाँ पे हो सकता है आपको ब्लड दिख रहा हो, ठीक है, तो अपनी एनसीईआरटी खोलना, मैं कोशिश करूंगी यहाँ से पढ़ने की। ये थोड़ा ब्लड डायग्राम है, तो अपनी एनसीईआरटी को हाईलाइट करते जाइएगा। मैंने क्या बोला, स्टेमन और माइक्रोस्पोरेंजियम की बात की है, माइक्रोस्पोरेंजियम की नहीं की, अभी एंथर और स्टेमन के बारे में बात की अभी हमने। किसके बारे में, एंथर और स्टेमन, ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, क्या लिखा है, स्टेमन क्या है, लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। बोला था मैंने सिलेंड्रिकल होती है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हमने क्या बोल दिया, स्टेमन बेटा। उसके बाद में फिर मैंने बोला था जनरली क्या है बेटा, बाइलोब स्ट्रक्चर है, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एंथर। जो बाइलोब स्ट्रक्चर होती है उसको क्या बोलते हैं, एंथर। फिर इसके बाद में लिखा होगा, देखो यहाँ विजिबल नहीं है एग्जैक्टली, कि जो प्रॉक्सिमल एंड है, हाँ फिलामेंट का, वो किससे अटैच होता है, थैलेमस से, समझाया था। और उसका जो डिस्टल एंड होता है बेटा, देखना कुछ से, मेरे को यहाँ विजिबल नहीं है क्लियरली, कि वो किससे अटैच होता है बेटा, डिस्टल एंड एंथर से, ठीक है। और जो नंबर और लेंथ होगी स्टेमन की, वो वेरिएबल होगी हर एक डिफरेंट स्पीसीज में, बताया था मैंने। उसके बाद देखो, अब तुम यहाँ देखोगे तो यहाँ लिखा है, एंथर के बारे में बात करते हैं। चलो, एंथर क्या है, एक बाइलोब स्ट्रक्चर है, ईच लोब हैज़ 2 थीका, हर एक लोब में क्या है, 2 थीका है, बाइलोब स्ट्रक्चर है। और देखो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर क्या हो गया, फिलामेंट, इसका ये क्या है, प्रॉक्सिमल एंड, ये क्या है, डिस्टल एंड, ठीक है। और जो एंथर है, बाइलोब जो है, इसका तुम ट्रांसफर सेक्शन यहाँ काट के देखोगे तो ये क्या है, डाइथीकस है, यानी ईच लोब हैज़ 2 थीका। देखो यहाँ दिख रहे हैं, इस तरीके से दिख रहे हैं बेटा, ईच लोब हैज़ 2 थीका। ऑफन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन लेंथ वाइज, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट होता है जो लेंथ वाइज होता है, और सेपरेट करता है थीका को, किसको, यहाँ देखो दिख रहा है ये इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव सभी को, ये क्या कर रहा है बेटा, सेपरेट कर रहा है ईच थीका। बोलो क्लियर है सभी को। अब देखो यहाँ पर बाइलोब्ड नेचर ऑफ एंथर, कुछ ऐसा ही लिखा है क्या, देखना मेरे को विजिबल नहीं है, मैं यहाँ से देखती हूँ। एंथर इज 4 साइडेड स्ट्रक्चरल, पता नहीं क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है माइक्रोस्पोरेंजियम होती है और टेट्रागोनल होता है, बस इतना याद रखो, लिखा होगा, मेरे को यहाँ विजिबल नहीं है क्लियरली, कि टेट्रागोनल होगा बेटा। क्या है, टेट्रागोनल, एनसीईआरटी में तुम लोग मैच करिएगा। उसके बाद फिर हमें यहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में पढ़ना है, वो आगे का टॉपिक है बेटा, फर्दर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, थैंक यू क्लास। बाकी क्लास हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब भी आपका ये लेक्चर आएगा, चैप्टर आएगा, तब डिस्कस करेंगे। वेल होप आप लोगों को सब समझ आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।